नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं देश और दुनिया की उन तमाम खबरों की जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। लेकिन सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह आज के मोटिवेशन से। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। यदि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो कुछ भी संभव है। मेरे प्यारे साथियों, यह संभव करने का ही प्रयास है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेने के लिए लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल करके क्लास लेने पहुंच रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट से यह जानकारी तो जुटा ली होगी कि मेरे घर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मेरे पैतृक गांव में आयोजित की जा रही है। उस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी मेरा परिवार और मैं उठा रहा हूं। ऐसी स्थिति में मुझे वहां पर भी होना पड़ता है, लेकिन चूंकि आप भी मेरा एक परिवार हैं और इस परिवार को नियमित रूप से अपडेटेड रखने की जिम्मेदारी मेरी है, और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित होने का निरंतर प्रयास कर रहा हूं। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन इस कार्यक्रम के साथ साथ आपका काम ना छूटे, इसलिए प्रयास रहता है कि आपके साथ नियमित रूप से उपस्थित हुआ जाए, और उस प्रयास को पूरा करने में अपनी तरफ से जितना संभव है मैं कोशिशें कर रहा हूं। तो अगेन, अगर मैं अपने आप पर बिलीव करता हूं कि मैं कर सकता हूं, तो मैं आपके सामने उपस्थित होकर के इस काम को कर रहा हूं। चलिए इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानना शुरू करते हैं क्या कुछ खास है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि दुनिया में कहा जाता है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं, और दूसरा यह भी कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया की जो महाशक्ति है, इससे अगर किसी ने किसी भी प्रकार का पंगा लिया तो ये उसे बहुत बुरी पटक नहीं देता है। ये दोनों बातें सुनी तो जाती हैं, लेकिन एक घटना जिसने अमेरिका की इमेज पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, वो घटना घटी थी 15 अगस्त 2021 को। क्या हुआ था उस दिन? अमेरिका अपने लगभग 20 साल के अतिक्रमण के बाद अफगानिस्तान को छोड़कर निकला था। आपको याद तो होगा कि 2000 में, वर्ष 2000 में अमेरिका अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान आया था। ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। अलकायदा को मिटाते मिटाते खुद अफगानिस्तान में ही रुक गया, बड़ी संख्या में अपनी सेना को रखने लगा। लेकिन इसी बीच में घटनाएं बढ़ती गई, तालिबान वहां पर हावी होता गया और अफगानिस्तान को अमेरिका तालिबान के हवाले छोड़कर निकल लिया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो अमेरिकियों को बार बार वैसे ही याद दिलाएंगी जैसे वियतनाम युद्ध उन्हें याद दिलाता है। ये तस्वीरें अगर आप देखें तो किस तरह अमेरिकी अफगानिस्तान से जा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आखिरी मेजर जनरल रैंक के जो व्यक्ति हैं, ये अफगानिस्तान को छोड़कर निकलते हैं। और उसी दिन एक और तस्वीर बाहर आई थी, जिस तस्वीर में आपने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर बैठे हुए इन तालिबानियों को देखा था। ये वो तस्वीरें थी जिन्हें देख करके आप लोगों को यह एहसास हुआ था कि संभवतया अब तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो तालिबानी वो सब आतंक मचाएंगे जिसका अमेरिका ने दुनिया को डर बिठाया हुआ था। खैर, अमेरिका को इस बारे में जब पता चलता है कि यार तालिबान यहां पर आ गया है, तो ये बहुत बड़ी जरूरत है कि इसके आने की मेजर कारण समझे जाएं। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आप और हमको लगता है कि अमेरिका को नहीं पता होगा कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। पता उसको सब होता है, लेकिन वो ये चाहता है कि इसको पब्लिक में तो कम से कम मत लाओ कि हम क्यों हारे। लेकिन अमेरिका की एक पब्लिक फजीहत भी हुई। किन कारण से हुई? इन महाराज के कारण से हुई। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अमेरिका के सामने आंख उठाने का कार्य किया। अच्छा, बाय द वे, अगर आपको याद हो तो जिस अलकायदा के कारण अफगानिस्तान में हमला करने अमेरिका गया था, वो व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन। अगर आपको ध्यान हो तो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद ली थी, लेकिन बाद में पता चला कि ओसामा पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान के एटबाबाद में अमेरिकी फोर्सेस ने आकर के ओसामा बिन लादेन को मारा था। अलकायदा के मारे जाने के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान में टिका हुआ था। पाकिस्तान को भर भर के खूब सारी मदद भी दे रहा था, क्योंकि वो उसी मदद के माध्यम से पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमला कर पा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो उसे एक तस्वीर दिखी, जिस तस्वीर ने उसे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया। और वो तस्वीर थी इस व्यक्ति की जिसका नाम है फैज हमीद। ये व्यक्ति कौन है? तो पता चलता है कि ये आईएसआई का चीफ है। ये आईएसआई का चीफ क्या कर रहा है?
तालिबान का जब अफगानिस्तान में रूल आया तो ये तस्वीर 15 अगस्त की है, लेकिन जो खबर आप देख रहे हैं ये सितंबर 4 की है, जिसमें आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का जो प्रमुख है वो अफगानिस्तान में देखा गया, अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों के साथ देखा गया। ऐसे में अमेरिका, जो कि इमरान खान पर खार खाए पहले से ही बैठा था, वो फैज हमीद को, जो कि आईएसआई चीफ है, इसे वहां देख करके बहुत चिढ़ जाता है। असल मायने में हुआ क्या था, एक अफगानिस्तान की होटल थी, उस होटल के अंदर किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भी अमेरिकी समर्थित व्यक्ति इस होटल में हो सकता है। आईएसआई चीफ वहां थे, लेकिन एक ब्रिटिश महिला पत्रकार भी उस होटल में प्रेजेंट थी। उन्होंने फैज हमीद की वो तस्वीर निकाल ली और उस तस्वीर को निकालकर उसने वर्ल्ड मीडिया में पब्लिक कर दिया कि अमेरिका कब यह समझेगा कि उसको निकालने वाले उसके अपने ही हैं। आज हम इस फैज हमीद की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जिसने अमेरिका को इंसल्ट करवाया था अफगानिस्तान में, आज ये फैज हमीद जेल भेज दिया गया है। चर्चा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हमीद टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी, ऐसा आर्मी जो पाकिस्तान की है उसका कहना है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, इमरान खान का शासन जब था, उस इमरान खान के शासन में आईएसआई, यहां की खुफिया एजेंसी, जैसे भारत के अंदर रॉ है, बिल्कुल उसी तरह से पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके चीफ अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करते हुए दिखे थे। आज उन्हें भी उसी तरह जेल में भेज दिया है जैसे इमरान खान को जेल भेजा था। इमरान खान को जेल क्यों भेजा था बाय द वे? क्योंकि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ रूस से हाथ मिला रहे थे, रूस के साथ बैठकर यूक्रेन के खिलाफ रणनीतियों में मजे ले रहे थे। अमेरिका को पसंद नहीं आया, पाकिस्तान की सरकार गिरवा दी। ये व्यक्ति भी बचे हुए थे। इंटरेस्टिंगली इन्हें भी उसी केस में जेल भेज दिया गया है जिस केस में इमरान खान गए हैं। आइए कथा को विस्तार से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात हो रही है आईएसआई की। भारत में जिस प्रकार से जांच एजेंसीज में आईबी, आरएनडब्ल्यू, एनआईए, सीबीआई के नाम सुनते हैं, ऐसे ही पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस का नाम है। पहले इसका भी नाम आईबी पाकिस्तान हुआ करता था। दुनिया भर के जितने भी पाकिस्तान के जितने भी मतलब एक तरह से कहिए कि हित हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाकर हितों का ख्याल यही रखती है। ऐसे में ये व्यक्ति इमरान खान के बड़े पसंदीदा हुआ करते थे। नाम है इनका फैज हमीद। ये असल में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के आदमी थे। मतलब ये समझिए कि सेना का लेफ्टिनेंट जनरल इनकी खुफिया एजेंसी का डीजी हुआ करता था। उस समय सेना के जनरल रैंक पर बैठे हुए थे बाजवा जनरल थे, उनके अधीनस्थ थे ये फैज हमीद। लेकिन इन्हें एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया गया आईएसआई संभालने का कि आप आईएसआई संभालिए। इमरान खान के बहुत ज्यादा करीबी थे। कहते हैं कि बाजवा इस विषय में कई बार इमरान से मत भिन्नता रखते थे कि इन्हें इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन मत देकर रखिए, ये ठीक नहीं है, इनके इनपुट आपके लिए सही नहीं है। कहते हैं बाजवा वर्सेस इमरान की जो मेन कन्फ्लिक्ट की वजह थी वो यही फैज हमीद थे। यही वो फैज हमीद हैं जिन्होंने खुलेआम वो तस्वीर आने के बाद में अपने पद से इस्तीफा देने पर भी इनकार कर दिया था। बाजवा ने काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया, इमरान खान को समझाया कि इन्हें इनके पद से हटाइए। इमरान खान तब भी नहीं माने, इन्हें इनके पद पर बरकरार रखे। इमरान खान इस तरह खुलेआम घूम रहे थे जैसे कि उन्हें इंडिया की बराबरी करनी हो। बार बार आपको याद होगा एक दौर था जब इमरान खान पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे, तब हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो बिल्कुल भारत की बराबरी करते दिखते थे। हर जगह जो भारत स्टैंड ले रहा है वैसा ही स्टैंड लेते हुए वो दिखते थे। अंतरराष्ट्रीय अखबारों में इमरान के बयान और इमरान के मंत्रियों के बयान आए दिन भरे रहते थे। आजकल सब तरफ शांति है क्योंकि असल मायने में उनके पास में वो कैपेसिटी नहीं थी, वो कॉम्पिटेंस नहीं था जो इंडिया के पास था, लेकिन उसके बावजूद वो बातों में बराबरी कर रहे थे। बस इन्हीं बातों की बराबरी के चलते पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ आज ये फैज हमीद जेल में है। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। 1987 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने वाले फैज हमीद 2019 से 21 तक पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के डायरेक्टर जनरल के पद पर रहे थे। जून 2019 से नवंबर 2021 तक आईएसआई के मुखिया रहे और इस समय इन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब ये तालिबान के लीडर्स के साथ चाय की चुस्कियां पीते हुए दिखाई दिए थे। इनकी ये तस्वीरें और इमरान से करीबी इमरान के खिलाफ अमेरिका की नाराजगी की बड़ी वजह बनी।
यही कारण था कि सेना के जो हेड हुआ करते थे वो इमरान से कई बार इस बारे में चर्चा कर चुके थे कि जनाब इनके साथ मत रहिए, तालिबान का शासन भले ही आ गया हो लेकिन पाकिस्तान अमेरिकी समर्थक माना जाता है, आप तालिबान का सपोर्ट करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई आफत मोल ले रहे हैं। लेकिन इमरान तो इमरान थे और उन्होंने इस चीज की कीमत भी चुकाई। आईएसआई के कारण इमरान खान की जो हालत वर्तमान में हुई वो सबके सामने है। जावेद बाजवा कई बार, ये मतलब सुर्खियां हैं कि इमरान और बाजवा के बीच में कई बार कन्फ्लिक्ट हुआ फैज हमीद के लिए कि इन्हें आप इस पद पर मत रखिए क्योंकि इनके चलते अमेरिका आपसे नाराज हो सकता है। खैर, बात आती है साल 2023 की। यहां पर एक टॉप सिटी हाउसिंग के मैनेजमेंट ने फैज हमीद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इसके मालिक मोइज खान के ऑफिस और घर पर छापेमारी की थी। अब आप देखिए किस तरह से इनको इनके पद से जाने के बाद घसीटा गया। एक कंपनी है, एक सिटी का मतलब कोई हाउसिंग कंपनी है, उसके मैनेजमेंट ने फैज हमीद पर कि जब ये पद पर हुआ करते थे ना, हमारे यहां पर ऑफिस में आकर छापेमारी की थी। नवंबर 2023 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी के मालिक से कहा कि इसकी शिकायत रक्षा मंत्रालय में दर्ज कराएं, क्योंकि आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे उस समय। रक्षा मंत्रालय में जब इस मामले को दर्ज कराया गया तो सेना ने एक जांच कमेटी गठित की और इस जांच कमेटी के अंदर एक मेजर जनरल रैंक के आदमी को कहा गया कि इस मामले की जांच की जाए। यह कमेटी मेजर जनरल की अध्यक्षता में जांच करती है और फैज हमीद और उनके भाई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति होने और कथित भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना शुरू करती है। पता चलता है कि फैज हमीद पाकिस्तान सेना में पेशावर के कोर कमांडर भी रहे थे और वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी सेना के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इस तरह के इनके ऊपर आरोप लगने लगे। एक और मामला इनके खिलाफ खुलकर आया। पता चला कि इन्होंने 5 अरब रुपए की रिश्वत ली थी। अब कहां से ली थी? तो बोले जानकारी इस तरह से है कि एक अल कादिर ट्रस्ट स्कैम हुआ था। अब ये अल कादिर ट्रस्ट स्कैम कौन सा है? ये वही वाला स्कैम है जिसके चलते इमरान खान जेल में गए हुए हैं। इसमें क्या था? अब एक तरह से समझिए जैसे इंडिया के अंदर अंबानी है ना, ऐसे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अमीर आदमी है। उस अमीर आदमी ने अपने स्तर पर कोई जमीन बनाने के लिए दी थी, एक प्रकार से कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उसका नाम था अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कुछ जमीन दी गई थी इमरान खान को और वो दी थी रियाज मलिक नाम के व्यक्ति ने। इमरान खान को जमीन ट्रस्ट के रूप में दी गई थी, लेकिन इमरान खान और उनकी बीवी ने उस जमीन को अपने नाम करा लिया और इस काम को कराने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। किन्होंने? जो ये फैज हमीद हैं, इनके द्वारा फैज हमीद जो आईएसआई के चीफ हैं, बकायदा इन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रस्ट से 5 अरब रुपए भी लिए थे। अब ये रुपए किस कारण से लिए गए थे ये तो खैर यही जाने, लेकिन कुल मिलाकर ये जमीन इमरान खान खा गए और पैसा फैज हमीद खा गए, ऐसा आरोप लगा और सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जांच खुलवा दी। अब जांच खुली तो निश्चित ही था कि इनकी जांच में पीछे का जो मामला रहा वो तो चाय की चुस्की थी, लेकिन वर्तमान में तो यही कहा जा सकता है कि इनकी यही चाय अब तूफान ले आई है। और इसी तूफान के चलते फैज हमीद इनकी कोर्ट के द्वारा दिए आदेश में सेना के द्वारा अब कोर्ट मार्शल पा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि सेरेना होटल में जो ये चाय पी रहे थे वो अमेरिका को एक प्रकार की चुनौती देने के समान था और उस समय अमेरिका ने कहा भी था कि इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और वो नतीजे अब सबके सामने हैं। कहते हैं कि परिणाम ये निकल कर आया कि हमीद पर लगे केस के चलते अब इनकी जांच की जा रही है और जांच करके इनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। कोर्ट मार्शल के तहत इनके जितने भी सेना की तमगियां हैं संभवतः वो सब छीन ली जाएंगी और इन्हें हो सकता है कि एक लंबे समय के लिए पेनल्टी के रूप में सजा भी सुना दी जाए। अब देखना होगा कि फैज हमीद और इमरान खान के खिलाफ अमेरिका कहां तक जाता है। फिलहाल के लिए तो अमेरिका के प्रभाव के चलते इमरान खान लंबे समय से जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, उनके सांसद इधर उधर भागे फिर रहे हैं, पार्टी की मान्यता खत्म है, सरकार पाकिस्तान की आराम से चल रही है। बाकी किस तरह से और पाकिस्तान को खत्म करने के लिए इमरान के खिलाफ क्या रणनीति बनती है, ये जैसे भी अपडेट्स होंगे मैं आप लोगों तक अवगत कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हां, यदि आप में से कोई भी साथी मेरा रिकॉर्डेड बैच देखना चाहता है तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर 1499 कीमत में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ चारों सब्जेक्ट्स हिंदी और इंग्लिश भाषा में उपलब्ध हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। और तो और अपनी पाठशाला जो वेबसाइट है उस पर यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीपीएससी और यूपी पुलिस के लिए भी
टेस्ट सीरीज ओपन कर दी गई है, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी आप अपने एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं, पूरी तरह से आपके घर पर डिलीवर करने के लिए उपलब्ध हैं। जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया कंटेंट है वो इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साहब, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। यूपीएससी वाला बच्चा बोल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से अभी 30 मिनट पहले खबर आई है कि मालदीव्स के 28 द्वीप पर भारत ने क्लेम किया था, वह खबर फेक है, इस पर वीडियो बनाई। नहीं बेटा, खबर फेक नहीं है। असल मायने में उस खबर का जो 28 द्वीप लिए ये टाइटल फेक है। असल मायने में आपको जो कल बताया गया था वो क्या था, अगर आपने कल का सेशन सुना होगा तो सेशन में पर्टिकुलरली मेंशन था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। मैंने आपको ये भी कहा था कि यहां पर वाटर फैसिलिटी और सीवेज ट्रीटमेंट, ये दो काम यहां पर दिए गए हैं, है ना। जैसे चाइना से कंपैरिजन करते हुए कि 36 आइलैंड चाइना को दिए गए, किस काम के लिए? टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। ऐसे ही फ्रेश वाटर और सीवेज के लिए 28 द्वीप इंडिया को दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर कोई टाइटल बड़ा करके लिखेगा तो वो लिख नहीं सकता, इसलिए लोगों ने केवल एक ही तरफ से 28 द्वीप मिल गए, 28 द्वीप मिल गए। अपने वीडियो में तो विस्तार से है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर केवल डायरेक्ट लिख करके चलाना शुरू कर दिया, उस वजह से दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पता चले। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई भी क्वेरी हो तो बताएं। साथियों, आपको वर्ष 2019 का इलेक्शन याद होगा। 19 के इलेक्शन के बाद पत्रकारिता में एक प्रकार की लहर चली, जिस पत्रकारिता में कुछ ऐसे पत्रकार सामने आए जिनके बारे में लोगों का कहना था कि ये केवल सरकार की ही बातें करते हैं, और ऐसे पत्रकार मोदी जी के कारण गोदी पत्रकार की श्रेणी में रखे जाने शुरू हुए। लोगों ने कहा कि इस तरह के न्यूज चैनल्स भी काफी सारे हो गए हैं जो केवल सरकार की ही तारीफ में काम करते हैं। ऐसे में किसान आंदोलनों के अंदर, किसान आंदोलन जब हुए तो ऐसे पर्टिकुलर न्यूज हाउसेस को गोदी मीडिया कहकर इनका बायकॉट किया गया। कहा गया कि हमारी खबर तो कम से कम आप लोग मत ही कवर कीजिए। ठीक है, ये पूरी तरह से आंदोलन चलते रहे। आंदोलनों के बावजूद न्यूज मीडिया का ये जो धड़ा था, जो सरकार के पक्ष के लिए जाना जाता था, इसके विपक्ष में एक और अपोजिशन में एक और मीडिया डेवलप होने लगा जो इस तरह के आंदोलन और सरकार की खिलाफ या सरकार के बारे में ऐसी जानकारियां जो जनता को पता होनी चाहिए, जो सरकार के लिए शायद थोड़ा सुनने में कटु हो, उन्हें प्रदर्शित करना शुरू करी। ऐसे के चलते भारत की मीडिया की साख पर काफी सारे प्रश्न उठने लगे और भारत की जो मीडिया की रैंकिंग है वो 176 में 159वें स्थान पर आ गई। इसी बीच में निकल कर आया YouTube। हालांकि YouTube पहले से था, लेकिन YouTube और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये वो प्लेटफॉर्म्स निकल कर आने लगे जहां पर लोग अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ या फिर ये कहिए कि बिना किसी रोक टोक के अपनी अभिव्यक्ति देना शुरू किए। YouTube पर अभिव्यक्ति के चलते कई ऐसे चैनल्स बन गए जो कि पत्रकारिता के लिए YouTube का माध्यम उपयोग कर रहे थे। उनके माध्यम से प्रॉपर पत्रकारिता वाया YouTube की जा रही थी। बहुत से ऐसे पत्रकार निकल कर आए जो कि सरकार के खिलाफ खुलेआम कंटेंट बना रहे थे। 2019 से 24 के बीच में एक पर्टिकुलर ऐसा धड़ा क्रिएट होने लगा जिसमें से कई मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल से निकले हुए पत्रकार YouTube पर आकर अपनी पत्रकारिता कंटिन्यू करने लगे। फिर चाहे अभिसार शर्मा हो, फिर चाहे रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, और भी बहुत सारे ऐसे मेन स्ट्रीम पत्रकार, चाहे संकेत उपाध्याय हो, जो अपना मेन स्ट्रीम चैनल छोड़कर YouTube पर पत्रकारिता शुरू करने लगे। इसी पत्रकारिता में बहुत अच्छे से वो सारे कार्य किए जाने लगे जिन कार्यों को करना वो संभवतया उन चैनलों पर चाहते थे जिन्हें टैग कर दिया गया था कि ये पर्टिकुलर किसी कंपनी के हैं या फिर सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन सरकार को संभवतया यह बात रास नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, एक तो सरकार की खिलाफत हो रही थी। सरकार को लगता था कि ये लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, जो बदनाम हो रहा था गोदी पत्रकारिता के चलते, उनकी व्यूअरशिप में भी लगातार गिरावट आ रही थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर YouTube पर न्यूज एनालिसिस सुनने लगे थे। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संभवतः मुझे
उस न्यूज़ चैनल को छोड़कर सुन रहे होंगे। मेरे जैसे लोगों को लोगों ने सुनना शुरू किया। बहुत सारे पत्रकारों को लोगों ने न्यूज़ चैनल्स को छोड़कर अब यूट्यूब पर सुनना शुरू किया। इसके चलते मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ मीडिया है उसकी व्यूअरशिप घटने लगी, और घटने लगी तो उनके भी राजस्व में कमी आई। तो संभवतः उन्होंने भी सरकार से कहा होगा कि प्रभु, हम तो आपकी भक्ति में लगे हैं और आपकी भक्ति के बावजूद हम पर तो इतनी सख्ती, और वो लोग खुलेआम आपके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, और तो और आपके खिलाफ नैरेटिव भी बिल्ट कर रहे हैं। और उस नैरेटिव के बिल्ट होने का परिणाम सरकार ने इस बार के इलेक्शन में देख भी लिया, जिस पर जब चुनाव परिणाम आए तब मैंने आपके सामने सेशन किया था और बताया था कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया का क्या प्रभाव रहा। मैंने बताया था कि अपने ही हथियार से हारी है बीजेपी। मैंने इस पर एक प्रॉपर सेशन किया है आज से 2 महीने पहले। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को यह तो समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक जो बातें पहुंच रही हैं वो बातें ज्यादा फेयर हैं, वो ज्यादा स्पष्टता के साथ पहुंच रही हैं, सही को सही और गलत को गलत कहा जा रहा है, और इससे सरकार की साख पर असर पड़ रहा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के द्वारा हाल ही में हुए चुनाव परिणाम के मद्देनजर एक बिल मार्केट में तैरा दिया गया, और वो बिल इसी प्रकार के सोशल मीडिया कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए था। YouTube हो या फिर अन्य प्लेटफॉर्म्स, इन्हें कंट्रोल करने के लिए वर्ष 2023 के अंत में ब्रॉडकास्टिंग बिल ड्राफ्ट करके डाल दिया गया। यहां ध्यान से समझने की बात यह है कि 2023 के अंत में आ गया तो फिर 24 में चर्चा क्यों हो रही है? 2023 के अंत में इसकी ड्राफ्टिंग आई थी। मतलब यह था कि इस बिल को लोकसभा में अथवा राज्यसभा में टेबल नहीं किया गया था। इसे जनता के सामने उनकी राय मांगने के लिए छोड़ा गया था कि आपकी राय के अनुसार क्या किया जा सकता है। हम तो कुछ इस प्रकार से सोचते हैं। सरकार के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया। इस पर जब यह बिल लास्ट ईयर 2023 में आया, उस समय भी मैंने एक सेशन किया था आपके सामने, और उस सेशन में था कि अब ओटीटी और ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रेगुलेट करेगी सरकार, क्योंकि इस बिल में जो 2023 में लाया गया था उसमें ऑनलाइन करंट अफेयर्स, जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, इस तरह के वीडियोस पर भी सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्लानिंग बना रही थी। सरकार का एक उद्देश्य है और वो आज भी वैलिड है, जिसमें सरकार ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास एक संख्या से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, उन्हें बिल्कुल न्यूज मीडिया हाउस की तरह ट्रीट करने की तैयारी चल रही है। उन पर उतने ही प्रकार के रेगुलेशंस लगाने की तैयारी हो रही है जैसे किसी न्यूज चैनल पर होते हैं। इन्हीं के चलते वर्ष 2023 में जब यह बिल पहली बार पब्लिक डोमेन में आया था प्रतिक्रिया के लिए, तब हमने आपके सामने नवंबर में ही यह वीडियो बनाया था। यह नवंबर 14, 2023 को पीआईबी की कटिंग है, जिसमें ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2023 का जिक्र है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यह बिल लाया गया, जिसका उद्देश्य था कि कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ब्रॉडकास्टर सेक्टर, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी फॉर अडहेरेंस टू प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट कोड, ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल टू रिप्लेस इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, एक्सेसिबल मेजर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इन मेजर पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए यह बिल लाया तो गया था, लेकिन इस बिल के पीछे का जो असल उद्देश्य था वो कहीं और व्यापक था। सरकार के खिलाफ उत्पन्न हो रही आवाज, या फिर यह कहा जाए सरकार की तरफ से अगर कोई पक्ष लेता है तो सरकार का कहना है कि मीडिया पर तो इतने रेगुलेशंस हैं, लेकिन जो लोग खुलेआम इस तरह की बातें परोस रहे हैं जो गलत भी हो सकती हैं, फेक भी हो सकती हैं, उन्हें कोई रेगुलेट कैसे करे, इसके लिए हम लोग रेगुलेशन बिल लाने की बात कर रहे हैं। 2023 बीतता है, चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर इस बिल का जिक्र खत्म हो जाता है। अगस्त में ये फिर से खबर सरफेस होने लगती है, और क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस ड्राफ्ट को अभी के लिए विड्रॉ कर लिया गया है, यानी जो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में लाया गया था उसे वापस ले लिया गया है। यह कारण है कि हम आज आपके सामने इस सेशन को कर रहे हैं। यानी जो 6 महीने पहले खबर आपके सामने, या फिर 8 महीने पहले जो खबर आपके सामने हमने पेश की थी कि जनता के सामने उनकी राय मांगने के लिए एक बिल रखा गया है, उस बिल को सरकार ने वापस ले लिया है बिना राय लिए ही। बोले इसमें अब कुछ जरूरी परिवर्तन करके फिर से पब्लिक करेंगे। इसका मतलब यह है कि इस बिल को पीछे लेने का कोई बड़ा कारण रहा होगा, जनता को ऐसी कोई बात पता चली होगी या फिर ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई होंगी जिनका परिणाम यह निकला कि सरकार को अपना यह बिल विड्रॉ करना पड़ा।
आइए अब इस चीज को डिटेल में जानते हैं कि क्यों सरकार के द्वारा ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल 2024 वापस से विड्रॉ करना पड़ा। यहां पर वो तमाम सुर्खियां हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मंत्रालय की तरफ से इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है और उन लोगों से कहा गया है कि 24 से 25 जुलाई के बीच में जो हार्ड कॉपी दी गई थी ड्राफ्ट की कुछ लोगों को, वो लोग आकर इसे वापस कर दें। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हुआ क्या, नवंबर में 2023 के अंदर ब्रॉडकास्टिंग बिल आया, हमने इसके ऊपर जानकारी दी और कई और YouTube चैनल्स ने भी इस बारे में जानकारी दी। शुरुआत में बहुत कम लोगों को यह समझ में आया था कि इसके अंदर क्या परेशानी है। धीरे धीरे ये जानकारी लोगों के बीच में फैलना शुरू हुई तो ये समझ में आने लगा कि YouTube पर जो करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहे लोग हैं या हमारी तरह जो न्यूज़ एनालिसिस कर रहे लोग हैं, उन सबको इसके एम्बिट में लाया जाएगा और ला करके उन्हें भी न्यूज़ चैनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। न्यूज़ चैनल की तरह ट्रीट करने का मतलब है कि उनका कोई भी कंटेंट अगर पब्लिक हो रहा है तो उसे पहले कंटेंट की एक इवैल्यूएशन टीम से पास होकर जाना होगा। तमाम प्रकार के उपबंध, अगर गलती कर दी तो 50 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक की पेनल्टी लगाने का प्रावधान, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह ट्रीट करने का प्रावधान, तमाम प्रकार की चीजें उसके अंदर डाली जा रही थी। धीरे धीरे ये चीजें फैलने लगी। खैर, चुनाव के अंदर इसको गायब कर दिया गया। फिर से एक ड्राफ्ट जो कि रीड्राफ्टेड था, वो पिछले महीने 24 से 25 जुलाई के बीच में सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में डाला गया। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, ऐसे क्यों किया गया? सरकार चाहती तो डायरेक्ट बिल ले आती। नहीं, बिल लाने का सबसे आसान तरीका यह होता है जो आप देख रहे हैं कि जाकर संसद में पटल पर रख दिया, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। सरकार जब भी कोई नए कानून ला रही होती है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए स्टेक होल्डर्स बोले तो जिनके हित इससे प्रभावित होंगे, उनके बीच में जाकर के उनकी राय लेती है। राय लेने की एक जरूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, लेकिन इस राय लेने की प्रक्रिया में कहीं उन लोगों को पता चल गया जिनके खिलाफ लाया जा रहा है तो वो तो फिर बवाल खड़ा कर देंगे। इस बार भी कहा जा रहा है कि मंशा सरकार की यही थी। 24-25 जुलाई के बीच में कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में बकायदा वाटर मार्क लगा के, जैसे हम अपने नोट्स पर वाटर मार्क लगाते हैं, ऐसे वाटर मार्क लगा करके ये बिल कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिया गया था 24-25 जुलाई के बीच में। अब उसी बिल को वापस भी ले लिया गया है। 14 अगस्त के दिन आप ये खबर सुन रहे हैं कि 12 अगस्त के दिन उसको वापस मंगा लिया कि भाई ले आओ, तुम्हारे को छुपछाप दिया था लेकिन तुम लोगों ने इसे पब्लिक कर दिया है। तो अब बड़ा सवाल यह बना कि ऐसा क्या पब्लिक हो गया था? तो पब्लिक ये हो गया था कि इस बार जो बिल पब्लिक मतलब जनता को दिया गया था ना, वाटर मार्क लगा के, किसी ने अगर कहीं भी किया तो पता चल जाएगा कहां से लीक हुआ है। अब वो जो चीज जानकारी लोगों के बीच में निकलकर आई इस ब्रॉडकास्टिंग बिल के अंदर, पता चलता है कि सरकार की जो मंशा थी वो मंशा असल मायने में चुनिंदा छोड़िए, एक प्रकार से जो ऑनलाइन सेक्टर में काम हो रहा है, यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू जो पत्रकारिता हो रही है, जो एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत जनता अपनी बात रख रही है, जिसके चलते सरकार को जबरदस्त नुकसान 2024 के इलेक्शन में हुआ है, उस नुकसान को सरकार काउंटर करने की तैयारी कर रही है। उस तैयारी की बातें इस बिल के अंदर निकल के आना शुरू हुई। ऐसे में इसका विरोध होना शुरू हुआ। विरोध के लिए सरकार के खिलाफ बकायदा अपोजिशन भी आया और वो लोग भी आए जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन करते हैं और साथ में कंटेंट क्रिएशन के लिए अपना एक संगठन बनाकर, समूह बनाकर चलते हैं। 2023 में जब ये बिल आया था तब इसकी बातें हमने आपसे उस समय कर दी थी, लेकिन 2024 के अंदर जो जानकारी आई वो किसी को पता नहीं चली। 2023 में तो प्रॉपर 6 चैप्टर, 48 खंड और 3 अनुसूचियां लगाई गई थी, लेकिन 24 का जो ड्राफ्ट था, क्योंकि अब मंत्री बदल चुके थे, तो ये जो ड्राफ्ट लोगों के पास आया, ये कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के पास आया और लोगों के पास जब ये आया तो आकर के ये बिल धीरे धीरे लोगों के बीच में सर्कुलेट होने लगा तो लोगों ने अपनी तरफ से इस जानकारी को और लोगों से साझा करना शुरू किया। तो मैं जहां से ये बिल आया वहीं से शुरू करता हूं, 2023 से ही देखना शुरू करिए। 2023 में सबसे पहले नवंबर को यह बिल पीआईबी की कटिंग में आप देख सकते हैं आया सबसे पहली बार। पीआईबी में आया, फिर हमने इसके ऊपर न्यूज करी, इसके ऊपर हमने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दी। अनुराग ठाकुर जी ने इसके बारे में बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बारे में ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल बनाने की बात की गई। कहा गया कि हम किस प्रकार से आने वाले समय में काम को करने वाले हैं। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को एक नए तरीके से रेगुलेट करने का हम बिल लेकर आ रहे हैं और उस बिल के अंदर कंटेंट रेगुलेट करने के लिए समिति बनाने का प्रावधान है, जिसमें कहा गया कि यह कंटेंट सेल्फ कंटेंट रेगुलेशन की मूल्यांकन समितियों और
इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी को ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल में बदलेगा, जिससे डिसीजन फास्ट लिए जा सके और साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को भी संबोधित करेगा। इसमें कहा गया कि ऑपरेटर और प्रसारकों के लिए सलाह, चेतावनी, निंदा या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड का प्रावधान किया गया है। श्रृंखलाबद्ध अपराधों के लिए कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं को वहन करने का प्रावधान है। इस प्रकार से मतलब ये काफी भारी भारी से शब्द हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि इन भारी शब्दों का मूल तत्व ये है कि जो ब्रॉडकास्टिंग थी उसे एक रेगुलेशन करने का कानून लाया गया। क्योंकि अब दूसरी चीज आ चुकी है, इसलिए टू द पॉइंट मैं वहां पहुंचूंगा। इस पर सरकार ने फीडबैक मांगने शुरू किए। सरकार के फीडबैक मांगने का समय आया, लेकिन इसी बीच में इलेक्शंस आ गए। इलेक्शन के बाद में समय आता है 27 जुलाई का। 27 जुलाई की आप ये कटिंग देखते हैं, जिसमें अश्विनी वैष्णव जी राज्यसभा में ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल पर अपनी तरफ से एक जवाब देते हैं टीएमसी के एमपी जवाहर सरकार को, और वो कहते हैं कि अभी भी यह बिल ड्राफ्टिंग फेज में है। क्योंकि यहां पर इनसे सवाल पूछा गया था, अश्विनी वैष्णव जी जो वर्तमान में आईबी मिनिस्टर हैं, इनसे पूछा गया था और इनसे पूछा गया था कि सर जरा बताइए कि जो अभी तक आपने मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर के बिल लाने की बात हो रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो मेन कंसर्न रेज्ड बाय द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, द नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एंड सेवरल अदर रिगार्डिंग द प्रपोज्ड ब्रॉडकास्टिंग बिल। गवर्नमेंट रेस्पॉन्स इनसे पूछा गया। सरकार के द्वारा केवल जवाब में यह कहा गया कि अभी भी यह जनता के बीच में रिप्लाई के लिए रखा हुआ है। कोई बात नहीं साहब, राज्यसभा के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन को तलाशते हैं तो यह क्वेश्चन पता चलता है कि यह जनता के बीच में अभी भी सलाह के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है साहब, फिर से यह सवाल एक बार और पूछा गया, और जब सवाल पूछा गया तो सरकार ने 2 अगस्त के दिन पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए भी यही कहा कि अभी भी यह लोगों के बीच में डिस्कशन के लिए चला हुआ है, पब्लिक डोमेन में है, लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। जवाहर सरकार के द्वारा इस पर ट्वीट करते हुए लिखा गया, मोदी गवर्नमेंट जो है वो ट्रुथ को छुपा रही है। क्यों? बोले कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन विद बिजनेस हाउसेज एंड स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार ऑलरेडी सीक्रेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्ट सर्कुलेट कर चुकी है, लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है तो उसके बारे में वो मना कर रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी है। सवाल में ऐसा क्या पूछा जा रहा था? असल में सरकार मतलब ये जो व्यक्ति हैं जवाहर सरकार, इन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि वेदर गवर्नमेंट हैड रिवाइज्ड द ब्रॉडकास्टिंग बिल, क्या सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल को रिवाइज कर दिया है? क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं और डिजिटल मीडिया को इसके अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या ओटीटी एंड डिजिटल मीडिया को एग्जम्प्ट किया जाएगा क्रिमिनल पेनल्टीज से अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलती हैं? या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी जो प्री सर्टिफाइड कंटेंट बिफोर ब्रॉडकास्ट है उसके बारे में कोई प्लान चल रहा है? कुल मिलाकर के यहां पर सवाल पूछे गए और कहा गया कि क्या वाकई में कुछ ऐसा करने वाले हैं क्या कि कंटेंट क्रिएशन करने वाले जो लोग हैं उन्हें न्यूज एंड करंट अफेयर्स को भी इसी के अंदर कवर कर लिया जाएगा? ये तमाम प्रकार के सवाल यहां पर पूछे गए। जब सवाल पूछे गए तो फिर यह बात स्वाभाविक रूप से निकल कर आने लगी कि सरकार की कुछ मंशा तो चल रही है जिससे कि वो यूट्यूबर्स के ऊपर और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने का प्लान कर रही है। यह सुर्खी बनी 7 अगस्त के दिन। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 जो पब्लिश किया गया पब्लिक कंसल्टेशन के लिए लास्ट नवंबर में, उसका रिवाइज्ड वर्जन हाल ही में कुछ लोगों के पास हाथ लग गया था, उसके चलते ज्यादा कियास क्रिएट हो गया। मतलब विचार करिए कि सरकार नवंबर में जो बिल लेकर आई थी उसे रिवाइज कर देती है और रिवाइज करके फिर से जनता के बीच में रख देती है, और लेकिन उन सब लोगों के बीच में नहीं रखा जाता जो लोग वाकई में प्रभावित होंगे। कुछ चुनिंदा लोगों को दे दिया जाता है ताकि यह कहा जा सके कि हां हम पब्लिक डोमेन में गए थे। यह बात लेकिन जनता को पता चल जाती है, न्यूज चैनल्स को पता चल जाती है, उन पत्रकारों को पता चल जाती है जिनके हित इससे प्रभावित होने वाले थे। ऐसे में जब यह जानकारी बाहर निकल कर आती है तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लोग एकत्रित होकर जनता को जागरूक करने लगते हैं, सरकार से सवाल पूछने लगते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लोगों की आवाज दबाने के लिए क्यों आप प्लान करते हैं, क्यों आप YouTube, Instagram और X जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने स्तर पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रभावित होगा। मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मतलब जो आप टीवी मीडिया देखते हैं वो केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 से रेगुलेट
होता है, लेकिन अब जो कार्य किया जा रहा था वो उन लोगों के लिए था जो कि टीवी पर दिखाई नहीं देते, वो अब यूट्यूब पर दिखाई देते हैं। यूट्यूब पर जो कंटेंट था, इसके लिए पवन खेड़ा जी का भी ट्वीट आया। सरकार से कुछ बेहतरीन पॉइंट्स में ये सारी बातें रखी गई। क्या रखा गया? रखा गया कि ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल जो डायरेक्ट थ्रेट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इंडिपेंडेंट मीडिया के लिए, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला, सरकार का कंट्रोल बढ़ जाएगा ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट न्यूज आउटलेट के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर सरकार स्पीच और रेस्ट्रिक्ट करेगी उनकी फ्री स्पीच को। बिल आने वाले समय में कुछ ऐसे वीडियोस या फिर पॉडकास्ट या फिर कुछ ऐसे राइटिंग्स जो करंट अफेयर्स के बारे में हैं, उन्हें डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कैटेगरी के अंदर डाल देगी, जिसकी वजह से अननेसेसरी रेगुलेशन हो जाएगा कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि अभी इस काम को थोड़े बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आज अधिकांश YouTube पर कंटेंट बनाने वाले जो लोग हैं वो मुश्किल से 2-4 लोगों की टीम लेकर कंटेंट बना रहे होते हैं। वो होते हैं कैमरा पर्सन होता है, एडिटर होता है, 1-2 लोगों की कंटेंट रिसर्च टीम होती है, मुश्किल से 5-7 लोगों की एक टीम होती है जिससे कंटेंट क्रिएशन किया जा रहा होता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपके कंटेंट को इवैल्यूएट करने के लिए एक कमेटी बनाइए, तो 2 बहुत बड़ी चुनौतियां बन जाएंगी। उदाहरण के लिए, अभी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो ये सारा सेशन आप लाइव सुन रहे हैं, भविष्य में लाइव हो ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार का कहना है कि लाइव करने से पहले इस जानकारी को उस कमेटी को दिखाइए, उस कमेटी से चेक कराइए जो इस बात को प्रूव कर दे कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। जब वो इसको प्रूफ कर देगी कि हां ये सही है, तभी इसे पब्लिश किया जा सकेगा। तो एक प्रकार से कमेटी का टाइम बढ़ जाएगा। नंबर दूसरा, ये जो बनने वाली कमेटी है, इसकी तनख्वाह भी उस कंटेंट क्रिएटर को ही देनी होगी जो अपना चैनल चला रहा है, जिसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज में डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर कहा जाएगा। नंबर तीसरा, उस व्यक्ति को जिसके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है और एक प्रकार से उस कमेटी में कौन लोग होंगे, सरकार के द्वारा अभी इसकी गाइडलाइन नहीं दी गई है। हो सकता है कि उस अपेंडिक्स में यह लिख दिया जाए कि उस कमेटी में उस शहर का या उस क्षेत्र का कोई सरकारी आदमी या फिर कोई सरकारी अधिकारी उसमें बिठाया जाए। हो सकता है बहुत सी कमेटियां ऐसी होती हैं जो कि बनाई प्राइवेट तरीके से जाती हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई एक अधिकारी डाल दिया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई अधिकारी उसमें बिठा दिया तो कंटेंट तो किसी भी समय लाइव हो सकता है, लेकिन अगर कोई कमेटी का बीच में व्यवधान आ गया और कमेटी पहले से ही कुछ चेक करके डालने लगी, तो यह निश्चित ही आप फिर उस अधिकारी के पीछे चक्कर काट रहे हो। वो आज कर रहा है, कल कर रहा है, और फिर कहीं ना कहीं संभव ऐसा भी है कि फिर भ्रष्टाचार का एक नया रास्ता खुलकर आ जाए, या फिर ये हो कि आपके कंटेंट को पब्लिश करने की आपकी जो रूटीन है वो टूट जाए। क्योंकि आज YouTube पर आप इस सारे कंटेंट को क्यों सुन और देख पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है इस बात का कि मुझे इतनी मिनट में यह बात खत्म करनी है। मुझे इस बात का प्रतिबंध नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रकार से काम करना है, मुझे यह बोलकर काम करना है, मुझे बिना हिले चलना है, मुझे लाइन पढ़ के चलना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने स्तर पर आपको समझाते हुए चलता जा रहा हूं। लेकिन यदि यह बिल आता है तो इसके साथ में तमाम प्रकार के ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, और अगर नहीं माना गया तो फिर इसके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी के प्रावधान के लिए तरीके रखे गए हैं। पहले, डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर यानी कि मेरे जैसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्हें पहले ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। वो अगर किसी बात की परेशानी दूर नहीं कर पाता तो फिर उससे ऊपर एक और आदमी बिठाना पड़ेगा। 3 स्तरीय, जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कहानी है, कुछ वैसा हर प्लेटफॉर्म को करना पड़ेगा। तो आप विचार कीजिए कि यह कितना टफ टास्क हो जाएगा, और ऐसे में जिनके पास संसाधनों का अभाव है वो इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, और जब वो नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। रिक्वायरिंग ऑनलाइन क्रिएटर्स टू एस्टैब्लिश कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी एंड प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप। तो एक प्रकार से ये वाली जो चीज सरकार की तरफ से रखी गई, इसके ऊपर यहां पर प्रॉपर बात रखी गई। बिल इंपोज हैवी रेगुलेटरी बर्डन on small content creators, treating them like large media corporations. Many independent journalists lack resources to comply. ये जो बात मैं आपको समझा चुका हूं। Content creator who monetize their platform face the same stringent regulation as traditional broadcasters. जैसे मेन टीवी चैनल को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर की तरह
इन्हें ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर बिल के अंदर सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी ट्रांसपेरेंटी और इंक्लूसिविटी को इसके अंदर काउंट नहीं किया गया। कुल मिलाकर के सरकार का यह बिल उन लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल में लेने की तैयारी में था, जिसके चलते सरकार को लगता है कि उनके खिलाफ कुछ लोग खुलेआम बोल रहे हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, और वो प्रश्न ये है कि सर, जब टीवी पर रेगुलेशन है कि वहां पर कोई भी किसी तरह की बात नहीं बोल सकता, उस पर एक्शन हो सकता है, तो फिर मीडिया पर क्यों नहीं, सोशल मीडिया पर क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यदि ये बिल ना भी आए तो भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो हम पर लागू होते हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? अगर कोई भी बात किसी भी प्रकार से डेरोगेटरी है, देश के विभाजनकारी है, इस प्रकार की कोई घटना है जिसकी वजह से देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचता है, तो ऐसे में देश के वो सारे कानून उन लोगों पर भी लागू होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपना कंटेंट परोस रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर आप कुछ भी बोलकर निकल गए। आज भी जबकि कोई रेगुलेटरी कानून नहीं है, उसके बावजूद भी हर व्यक्ति जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो तमाम प्रकार की लिटिगेशंस का सामना कर सकता है, और करता भी है। तमाम प्रकार के क्रिएटर्स के ऊपर तमाम प्रकार के केसेस चल रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि एक पर्टिकुलर कई प्रकार का बोझा जो डालने का प्रयास किया जा रहा है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर उन्हें बना करके, क्या उसमें कोई पत्रकार सरवाइव कर पाएगा या कोई कंटेंट क्रिएटर सरवाइव कर पाएगा, या फिर वो बंद हो जाएगा? पता नहीं इसमें भला किसका है। सरकार का तो साफ दिख रहा है कि सरकार को लगता है कि लोग कुछ कम हो जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ जो न्यूज चैनल्स हैं उनका भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको लोगों ने देखना जो बंद कर दिया है। ऐसे में ये जो सेंसरशिप की तैयारी है, इसके खिलाफ अपोजिशन भी है, और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज चैनल, पत्रिकाएं भी इसके खिलाफ निकलकर आ गई हैं। यानी डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर बनाने की जो तैयारी है, उसके खिलाफ लोग अब प्रॉपर तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा अगर होता है तो ऐसे में सरकार के द्वारा जो क्रिमिनल लायबिलिटी ला दी जाएंगी, उसके चलते बहुत सी चीजें अटक जाएंगी। एक बार के लिए और समझ लीजिए, यहां पर न्यूज पब्लिश करने वालों को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, जो कि इन सब चीजों को रेगुलेट करेगा, तमाम प्रकार के डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स को। ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नई रेगुलेटरी, जैसे सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऐसी एक अथॉरिटी होगी, और वो इस बिल के जुड़े हुए जो इंप्लीमेंटेशंस हैं और उनको रेगुलेट कराने का काम करेगी। और सेल्फ रेगुलेशन के लिए 2 टियर सिस्टम को क्रिएट करना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी होगी, और ये इवैल्यूएशन कमेटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पब्लिश होने वाले कंटेंट का पहले कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करेगी कि ये मटेरियल जा रहा है, इसका हमने सर्टिफिकेट दे दिया। हां, जैसे कि आज आप देखते हैं कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई फिल्म आती है, या फिर न्यूज उसमें पिक्चर हॉल में जब कोई फिल्म आती है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है जो सेंसर बोर्ड द्वारा दिया जाता है। कुछ वैसा ही कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी एक सेंसर सर्टिफिकेट जारी करेगी और कहेगी कि हां, अब आप इस कंटेंट को पब्लिश कर सकते हो। विचार करो, आप लोगों को कई बार हमने बहुत सारी खबरें जैसे ही घटित हुई उसके कुछ ही घंटों के अंदर बताई हैं, उसमें कंटेंट बनता भी है, बनकर तैयारी भी होती है और आप तक आना भी होता है। ऐसे में अगर ये कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी जो सर्टिफिकेट जारी कर रही है, जस्ट लाइक सेंसर बोर्ड की तरह, अगर ये कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी अगर अपनी जांच करके और वो रिपोर्ट सर्टिफिकेट देने लगी, तो आपको लगता है कि कंटेंट पहुंच पाएगा? इसके चलते बहुत सारे लोग वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाने वाले कंटेंट प्रोवाइडर्स और व्यूअर्स के बीच में एक पारदर्शी और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम तैयार करने का प्रावधान है। कुल मिलाकर के आसान भाषा में यह समझिए, इतनी भारी भरकम लाइनों का मीनिंग इतना सा है, कुल मिलाकर कंट्रोल करने की तैयारी है, जिसका दबा करके विरोध हो रहा है। इसी का विरोध करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स इस बिल पर अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए आगे आए। 90 से ज्यादा डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है जिसका नाम है डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के द्वारा सूचना प्रसारण मंत्रालय से कहा गया कि सर, आपने कुछ चुनिंदा साझेदारों के साथ बंद कमरे में इस पर चर्चा कर ली। डिजिटल मीडिया संगठनों और सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के साथ चर्चा नहीं हुई। ड्राफ्ट कॉपी पाने के लिए मंत्रालय को लेटर भी लिखा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में इन्होंने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को उनके यूजर बेस के आधार पर आप डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स में दर्शाने की बात कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अपने कंटेंट के लिए सरकार से रजिस्टर कराने जरूरी हो जाएंगे, और ऐसे में बिल के जरिए सरकार डिजिटली
उन लोगों पर एक प्रकार की सेंसरशिप लगा देगी। बिल लागू होने पर सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी। वहीं 2 टियर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम पर भी साझेदारों का विरोध था। बिल के ड्राफ्ट में डेटा लोकलाइजेशन की बात की गई है कि डेटा अपने पास ही रखना है। यूजर डेटा का एक्सेस सरकार के पास होने का एक प्रावधान जोड़ा गया है कि यूजर का जो डेटा है वो सरकार के पास होना चाहिए। ऐसे में स्टेक होल्डर्स का कहना है कि ये तो सारा की सारा निजता का उल्लंघन है। ऐसे में इसका दुरुपयोग भी संभव है कि डेटा जो भी है वो सारा सरकार को भी देकर चलिए। कुल मिलाकर के एक प्रकार से यह समझिए कि इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का जो रेगुलेशन है उसके खिलाफ लोग एकत्रित होने शुरू हुए और होकर के अपना विरोध इस डिजिपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन, जिसके अंदर रवीश कुमार भी शामिल हैं, उन्होंने भी इसके अंदर चीजें शामिल होकर के इस बात को उठाने का प्रयास किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिजिपब करके जो न्यू इंडिया फाउंडेशन है, इन्होंने अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखते हुए कहा कि भाई हमको इन सब चीजों पर आपत्ति है, सरकार से गुजारिश है कि हमको भी बुला लिया जाए, हमसे भी पूछ लिया जाए, अगर आपको रेगुलेशन करना ही है तो एक बार हमारी भी राय ले ली जाए, हमसे भी डिस्कशन कर लिया जाए। इस प्रकार से ये सारी बातें हुई। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि सरकार ने इस बात को अपने पास वापस ले लिया है और लेकर के जो पेनल्टी वगैरह का प्रावधान था उस पर भविष्य में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार फिलहाल के लिए इस डिजिटल वाले बिल का ड्राफ्ट अपने पास लौटवा कर मांग चुकी है। संभवतया आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। अगर ऐसा होता है तो देश में जो स्वतंत्र पत्रकारिता या फिर कहिए कि जो न्यूज एनालिसिस या करंट अफेयर्स की जो चीजें चल रही हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, संभवतया इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। यहां पर आपकी क्या राय है जानना जरूरी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट अगर है तो कृपया करके बताएं। ठीक है, ये सब बातें मैं बता चुका हूं, तो ये सब बातें हो गई आप लोगों के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट अगर हो तो प्लीज़ बताएं। बाकी कोर्स के बारे में जानकारी मैं दे चुका हूं, आपके सामने कंटेंट और एप्लीकेशन हमारे उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए। अनुभव भाई वो नहीं हो पाता है और हमसे, है ना। चलिए आगे बढ़े। साथियों, देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कोलकाता की घटना है और उस कोलकाता की घटना को आप ट्विटर पर निर्भया 2 कोलकाता हॉरर और बंगाल हॉरर के नाम से ट्रेंड होता हुआ देख सकते हैं। हाल ही में देश के अंदर बहुत से जगहों पर इस प्रकार से डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए, कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ही नहीं, समाज के सभी संवेदनशील लोग इनके साथ हैं। और यहाँ पर ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये लोग असल में डिमांड कर रहे हैं एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में हुए रेप और उसके बाद उसकी मौत की सजा गुनहगारों को दिलाने के लिए। साथ ही साथ इनके डिमांड्स में है कि इस प्रकार की हरकतें भविष्य में किसी डॉक्टर के साथ ना हो, इसके लिए डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सरकार के क्या प्रावधान हैं, सरकार उनके लिए क्या सुरक्षा ला सकती है। आप यहां पर फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर ये सभी तस्वीरें जांच कर जब मांग कर रही हैं कोलकाता में घटित एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कोलकाता के अंदर एक रेप मर्डर केस है। कोलकाता का रेप मर्डर केस जिसमें एक महिला डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर्स के साथ अपना नियमित काम करके, रात को डिनर करके पढ़ाई करने के लिए बैठती है एक सेमिनार हॉल के अंदर। वहाँ पर उसे कभी नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में, जैसा अभी मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है, पुलिस की तरफ से कोई फाइनल रिपोर्ट या वर्डिक्ट नहीं आई है, बाद में पता चलता है कि उस महिला का रेप होता है और रेप होने के बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में भयंकर गुस्सा है और उस गुस्से का परिणाम यह है कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस भी
इन खबर को अब कवर कर रहे हैं। देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी पर डॉक्टर सड़कों पर हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश भर के तमाम अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसी बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को सीबीआई को कराने का निर्देश दे दिया है। हालांकि इस विषय पर ममता बनर्जी के द्वारा भी 2 दिन पहले ही कहा गया था कि अगर पुलिस इस मामले की समय रहते जांच नहीं कर पाई तो वो भी सीबीआई को इस मामले को देने की इच्छुक थी। लेकिन इस बीच में कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसमें अपनी तरफ से फैसला देते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी है। साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसको आप यहां पर ट्विटर पर देख रहे हैं। जैसे 9 अगस्त की तस्वीरें देख रही हैं जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई कि सेकेंड ईयर मेडिसिन की पीजीटी की छात्रा थी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा थी, डॉक्टर ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता के अंदर एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिसिन की पढ़ाई, जैसे एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद में पीजी होता है, तो पीजी की सेकेंड ईयर की डॉक्टर थी। वो यहां पर अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट कर रही थी और उसके साथ कुछ दरिंदगी हो जाती है। कहा गया कि 8 से 9 अगस्त के बीच की बात है, जिसमें कि रात के दिन चेस्ट मेडिसिन विभाग के अंदर पीजी, यानी कि यूजी होता है एमबीबीएस और उससे ऊपर की जो पढ़ाई है वो पीजी कहलाती है, उसकी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा, जैसे एमएस एमडी होता है उसमें जो सेकेंड ईयर है उसकी छात्रा थी और प्रशिक्षु डॉक्टर थी, यानी कि अभी ट्रेनिंग ले रही थी। ऐसे में वहां पर कोलकाता शहर के लाल बाजार के अंदर इस केजी कर कॉलेज जो है, इसके अंदर आरजी कर कॉलेज जो है, इसके अंदर इस प्रकार की घटना होती है कि 8 अगस्त को अस्पताल में रात को ड्यूटी करते समय रात 12 बजे वो अपने मित्रों के साथ डिनर करती हैं और उसके बाद में वो महिला डॉक्टर का कोई भी पता नहीं चलता है। पता चलता है तो यहां पर जानकारी धीरे धीरे निकलने लगती है। 9 अगस्त के दिन उस समय अस्पताल में हड़कंप मच जाता है जब चौथी मंजिल पर जो सेमिनार हॉल है उसमें अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद होता है। साथ में उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मैडम नाइट ड्यूटी कर रही थी और वो सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। ऐसे में उनकी बॉडी को इस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर डेड बॉडी के रूप में पाए जाने पर एक बार के लिए उनका लोगों के द्वारा न्यूज़ चैनल्स में यह चलने लगा कि एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब जानकारी जुटने लगी, पता चलने लगा, तो बोला कि यहां पर डॉक्टर के साथ में यौन शोषण हुआ है और उनके नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट पर खून के थक्के पाए गए हैं। आंखों से खून बह रहा है और शरीर पर 10 से अधिक जगहों पर चोट लगी है। महिला डॉक्टर को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट आई बताई गई। दोनों पैरों से खून बह रहा था। तमाम प्रकार से उनके प्राइवेट अंगों पर भी निशान पड़े हुए थे। बहुत सारे, मतलब बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा था और इस हादसे की तस्वीरें इस सेमिनार हॉल से आई थी। ये सेमिनार हॉल इसी अस्पताल में था जहां पर डॉक्टर विश्राम करने के लिए गई हुई थी। अस्पताल की 11 सदस्यीय समिति ने इस मामले की जांच करने की शुरुआत की। हालांकि अब इस बात पर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ और प्रोटेस्ट के अंदर जस्टिस और इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी कराने की मांग की गई। यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर निकल के आना शुरू हुए कि जहां शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा था, उस आत्महत्या के प्रयास को डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन करने के बाद में यह माना गया कि हां, हो सकता है इनके साथ में कुछ घटना हुई हो। ऐसे में महिला की जांच, यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो शव हैं, उनकी जांच जब कराई गई तो इस जांच के बाद पता चला कि हां, उनके साथ यौन दुराचार हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कराई, कोलकाता के अंदर जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई उससे यह पता चला कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और बहुत ही गंभीर इंजरीज हुई हैं। ऐसी गंभीर इंजरीज पर फिर डॉक्टर्स का सवाल था कि जब पहले ये बात मानी नहीं जा रही थी कि ये आत्महत्या है कि हत्या है, अब आप मान भी रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हाँ, ये सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी की जाए। इसको चलते हुए फिर अगले दिन खूब प्रदर्शन हुए और डिमांड की जाने लगी अपोजिशन के द्वारा पश्चिम बंगाल में कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। ममता बनर्जी के द्वारा भी अपने पुलिस से कहा गया कि इस मामले की तत्काल प्रभाव से जांच की जाए और जांच करने में अगर देरी होगी तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पुलिस इस बीच में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति, जिसका नाम संजय रॉय बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि यह व्यक्ति
अपने हेडफोन को वहीं भूल आया था। जो नेक बैंड लोग बांधते हैं, ईयरफोन, वो वहीं जो साइट थी जहां पर क्राइम हुआ था वहीं पर छोड़ आया था, उस क्राइम सीन पर छोड़ आया था। पुलिस ने अपनी तस्वीरों में कैमरे में इसे घुसते हुए लगभग सुबह 4 बजे के आसपास कैमरे में कैद किया था। 40 मिनट बाद ये निकलता हुआ दिखाई दिया था। नेक बैंड इसके गले का वहीं गिर गया था। पुलिस ने उस नेक बैंड के माध्यम से जब फोटोज देख करके चेक किया और इससे इसका गला मिलाया, इसका फोन उससे तुरंत कनेक्ट हुआ और इस आधार पर इसे संदिग्ध मान करके गिरफ्तार किया। जब और ज्यादा इसके साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि यह पुलिस के साथ एक वॉलंटरी पुलिस बनकर कार्य करता था, यानी कि वो सिविल सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग जो पुलिस का काम मदद करने के लिए जुड़ते हैं उस तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और ये व्यक्ति महज 12,000 रुपए की तनख्वाह में इस अस्पताल में काम कर रहा था। एक प्रकार से व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था और व्यवस्था बनाते समय ये व्यक्ति लोगों को अस्पताल में एडमिट कराने और उन्हें अस्पताल में जगह ना मिलने पर किसी अन्य अस्पताल में भेजकर भी पैसे कमाता था। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इसकी कई शादियां हुई हैं और हर शादी में इसके ऊपर आरोप है कि ये मारपीट करता है और इसके ऊपर पूर्व में भी ऐसे आरोप हैं कि ये हिंसक प्रवृत्ति का है। और इसी आरोप के चलते ये प्रूव माना गया पुलिस के द्वारा कि यही व्यक्ति वहां पर रहा होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रदर्शन नहीं रुके। पुलिस ने अपने स्तर पर सारी जानकारी जुटाई और उसमें पोस्टमार्टम के खुलासे निकल कर आए और उन खुलासों में जो बातें निकल कर आई उसमें ब्लीडिंग फॉर्म, मतलब इतनी सारी जगह से ब्लीडिंग और इंजरी की बात आई कि अबनॉर्मल सेक्सुअली जेनाइटल टॉर्चर हुआ है ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर। चिल्लाने को रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया है। गला घोटने से थायराइड का कार्टिलेज टूट गया है। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। इतना जोर से हमला हुआ है कि चश्मे के शीशे टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद तो बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स थी जिसको देखने के बाद कितनी भयानक तरीके से यह हिंसा हुई होगी, इसकी कल्पना मात्र से लोग सिहर उठे। इसके साथ साथ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बनने लगा और प्रश्न यह था कि कोई भी अकेला व्यक्ति इस प्रकार का क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। एक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बोले ये तो बलि का बकरा बनाकर इसको चढ़ाया जा रहा है कि ये व्यक्ति था, इसके साथ में ये ईयरफोन कनेक्ट हो गया, ये व्यक्ति मिला था इसको। हो सकता है ये उन आरोपियों में से एक हो, लेकिन इसके अलावा भी और लोग यहां शामिल रहे होंगे, ऐसा यहां पर इनके परिवारजनों के द्वारा भी जनता के बीच में बात रखी गई। ये व्यक्ति जिसको कि रेप का मतलब दोष वो पाया गया है, इस व्यक्ति के ऊपर तमाम प्रकार की पुलिस पूछताछ चल रही है। लेकिन इसी बीच में इस बात को जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बारे में सारी जानकारी पता चली। कहा गया कि सिविल वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहा था, इसे पॉर्न देखने की आदत थी, इसके मोबाइल में कुछ अश्लील तस्वीरें वीडियो की मिली हैं, इसके 4 शादियां पहले से हो रखी हैं, तमाम प्रकार की बातें मिली। बात धीरे धीरे लोगों के बीच में जब पहुंचने लगी तो लोग इस बात पर नहीं रुके। डॉक्टर्स ने इस बात पर अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए भी किया कि अगर कोई डॉक्टर, महिला डॉक्टर किसी अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हो जा रही है, कैसे डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे। यहां सवाल किसी एक डॉक्टर की जिंदगी का नहीं है, बाकी ना जाने कितने सारे डॉक्टर्स इस देश में तमाम तरह के अस्पतालों में काम कर रहे हैं और आए दिन अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ हो रही हिंसा सुर्खी बनती है। कभी किसी मरीज के परिजन आकर के डॉक्टर को पीट देते हैं, किसी डॉक्टर को इसलिए धमका दिया जाता है कि उन्होंने उनके परिजनों का सही से देखभाल क्यों नहीं किया। डॉक्टर के ऊपर पब्लिक का जो प्रेशर होता है और उस प्रेशर के बावजूद जो उन्हें मार पिटाई जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, इसके लिए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार कब चेतेगी। इतना ही नहीं, महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो अस्पतालों में क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स का कहना है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए पूरे देश भर के डॉक्टर्स, इवन इंक्लूडिंग एम्स तक के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 लाख डॉक्टर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, फोर्डा के जो सचिव हैं, वो जाकर के केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे जाकर मिलते हैं और अपनी मांगे रखते हैं।
उसमें उन्होंने कहा कि घटना का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस की बर्बरता और दुर्व्यवहार ना हो, साथ ही साथ मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, केंद्र सरकार सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की अनिवार्य सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी करे, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाने के लिए बात की गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि रेजिडेंट डॉक्टर की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है वो जाकर के यहाँ पे मिलता है और यहाँ जाकर के बीच में एक और कहानी यहाँ निकल कर आती है कि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं कि मेरी लापरवाही के ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसे में मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन इस्तीफा देकर वो दूसरे ही दिन दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, जिस पर कोर्ट बड़ा ही नाराज होता है और फिर उन्हें कहता है कि इन्हें परमानेंट छुट्टी पर क्यों ना भेज दिया जाए। मतलब ये तमाम घटनाएं हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा मैन हैंडलिंग कि किस प्रकार से इंसान के द्वारा मतलब ये दुर्घटनापूर्ण जो स्थितियां घटित हो जा रही हैं, इनसे बचने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। आज अगर कोई भी क्रिमिनल इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये एक तरफ इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई कानून कमजोर है, जिसका डर पुलिस का डर अधिकारियों में, पुलिस का डर जो है वो अपराधियों में नहीं है। अगर ऐसे सख्त कानून हो जिसका डर अपराधियों में हो तो संभवतया ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। आज अपराधियों में इस बात का डर नहीं है कि यहाँ पर पुलिस नहीं है, अगर पुलिस है तो प्रॉपर कानून नहीं है। ऐसे में अपराध घटित हो रहे हैं, डॉक्टर्स को आए दिन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए डॉक्टर्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच 13 अगस्त को सौंप दी जाती है। इसी बीच में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को अपनी केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं। यहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि हम प्रेस का मुंह बंद नहीं रख सकते, हादसा बहुत विभत्स है, डॉक्टरों का अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सही है क्योंकि वे आहत हैं। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आती हैं। ठीक है, कोर्ट में क्या हुआ वो तो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज और यहां पर सुर्खी में आई और वो ये थी कि यहां पर जिस अस्पताल के चेस्ट रूम के अंदर ये डॉक्टर काम किया करती थी, वहां रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ कर दी गई। इस पर भी लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि संभवतः सरकार इस अपराध के सुराग मिटाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जहां घटना घटी, क्राइम सीन जो है वो एक सेमिनार हॉल है और यहां पर जो विभाग दिख रहा है वो चेस्ट रूम दिखाई दे रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का एरिया दिखाई दे रहा है। खैर, इन तमाम चीज़ों के बीच में एनएचआरसी का भी अपनी तरफ से बयान आया। ये फोर्डा के जो लोग हैं यानी कि डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो मंत्री से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले, उन्होंने इनकी बात को सुनने का आश्वासन दिया। हालांकि अन्य डॉक्टर्स ने कहा कि वो इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जब तक सरकार अपना वो एक्ट पारित नहीं कर देती हम अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे, हम अपने इलाज कराने के लिए वापस नहीं लौटेंगे। डॉक्टर्स की यूनियन ने भले ही इस स्ट्राइक को वापस ले लिया हो, लेकिन बहुत से डॉक्टर अभी भी देश में लगातार स्ट्राइक पर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार जब तक वो कानून पारित ना कर दे जिसके तहत डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, हम इस हड़ताल से वापस नहीं हटेंगे। लगातार डॉक्टर्स की ये मांग चल रही है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि हमारे देश में रेप का हाल क्या है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के अंदर एवरेज 86 रेप्स प्रतिदिन दर्ज किए जाते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है 2021 का। मतलब ये विचार करने की बात है कि हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर केस दर्ज हो रहे हैं 86, तो प्रतिदिन का हिसाब है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान इस लिस्ट में टॉप पर आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, यहां पर सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। वर्ष 2020 में 77 रेप केस रिपोर्ट किए गए थे इंडिया में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब कहने का अर्थ यह है कि देश में रेप की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। ऐसे में बड़ा कारण यह बनता है कि इन घटनाओं के प्रति असल में क्या चीज जिम्मेदार है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का जो सोच है, आजकल तो बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े। द प्रिंट ने एक मीडिया वो न्यूज़ कवर की थी जिसमें लोगों का ये राय जानने का प्रयास किया था कि रेप क्यों होते हैं। तो उसमें निकल कर आया था कि महिलाएं कपड़े ऐसे पहनती हैं कि ऐसे में ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ऐसे ही राजस्थान के एक मंत्री का भी बयान वायरल था कि ये मर्दों का प्रदेश है। फिर कई और नेताओं का है, लड़के हैं तो गलतियां हो जाती हैं, ऐसे यूपी के माननीय मंत्री जी का बयान था। कहने का मतलब ये है कि हमारा देश एक बड़ी मानसिकता के मतलब पिछड़ेपन से भी गुजर रहा है। आवश्यकता है कि प्रॉपर शिक्षा दी जाए, आवश्यकता है कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित एनवायरनमेंट मुहैया कराया जाए,
पुरुषों को घर की परवरिश में यह सिखाया जाए कि ये आपके भविष्य में आपकी बहन, बेटियां, जीवन संगनी, माता बहनें सब यही हैं, इनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होता हुआ देखकर आप केवल ये सोचकर कि मेरे साथ तो घटित नहीं हुआ, इसको देखकर आप अवॉइड करके नहीं जा सकते। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात पर अपनी राय भी रखेंगे, जरूर बताएंगे कि आपकी नज़र में ऐसी घटनाओं को रोकने का क्या प्रयास हो सकता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आई हो। बाकी हमारे अपने अपडेट्स आपको दे दिए हैं। आपके लिए हमारा एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज वेबसाइट पर उपलब्ध है, कंटेंट हैंड रिटन मटेरियल का उपलब्ध है, जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। साथियों, एक और खबर, एक बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत में यूरोपियन कार जो हैं वो बिकती क्यों नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, यूरोपियन कार क्यों नहीं बिकती है? क्या मतलब भारत का मार्केट पिछड़ गया है क्या? नहीं, ये न्यूज़ बड़ी न्यूज़ बनी है, इकोनॉमिक टाइम्स ने उठाई है कि क्यों यूरोपियन कार मेकर्स को इंडिया में कार चलाने में दिक्कत आती है। चाहे ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी कंपनियां हो, स्कोडा हो, या फिर अमेरिकी कंपनी फोर्ड हो, जनरल ऑटोमोबाइल्स हो, भारत में आकर के दम क्यों तोड़ देती हैं? और ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर चौथा बड़ा मार्केट है भारत कार का, और जब चौथा बड़ा मार्केट भारत है कार का, तो ऐसे में तो कार खूब अच्छे से बिकनी चाहिए। तो फिर बिकती क्यों नहीं है और बिकने में दिक्कत क्या आ जाती है? आज का सेशन इसी बात पर है कि यूरोपियन कार निर्माताओं को भारत के अंदर कार मार्केट में स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। आज की जानकारी को समझेंगे कि भारत के अंदर बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनी यहां कारोबार को फैलाने के अंदर पिछड़ क्यों जाती हैं। वहीं भारत की अपनी कार निर्माता कंपनी, चाहे महिंद्रा हो, चाहे फिर वो टाटा हो, और भारत के अंदर रह करके चाहे फिर वो काम करने वाली मारुति हो, चाहे हुंडई हो, चाहे किया हो, ये बढ़िया से अपना मार्केट बनाकर चल रही हैं। इन सब बातों का विश्लेषण करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोपीय कार निर्माताओं को भारत के बाजार में कैसी कैसी दिक्कतें सामना करनी पड़ती हैं। भारत और विदेश के ब्रांड्स थोड़े से जान लीजिए ताकि आप ये पहचान पाएं कि ये कंपनी भारत में कैसे कैसे हैं। जैसे इटली की प्रमुख कंपनियों में लैम्बोर्गिनी, फरारी या फिएट या मस्टांगी, ये सारी वो कंपनियां हैं जो इटली की प्रमुख कंपनी जिन्हें आप लोग संभवतः पहचानते हो। अमेरिका की फोर्ड, जीप या फिर ये हमर, ये सारी शेवरले, ये सब कंपनियां जानते हो। इंडिया की कंपनियों में टाटा, बजाज, हिंदुस्तान, मारुति, महिंद्रा, ये सब कंपनियां हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर रॉल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, लैंड रोवर, बीटल, मिनी कूपर, MG हेक्टर। जर्मनी के अंदर मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, ये सब गाड़ियां जर्मनी की कंपनियों की गाड़ियां हैं। यानी कि एक प्रकार से यूरोपियन ब्रांड्स को अगर एक साथ इकट्ठा करके रख दिया जाए तो ये जो विदेशी गाड़ियां हैं ये भारत के अंदर बहुत कम दिखाई देती हैं। मतलब आप इस प्रकार से सोचकर देखिए कि शेयर ऑफ कार्स इन इंडिया बाय कंट्री ओरिजिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन से देश की गाड़ियां भारत में यूज़ की जाती हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा गाड़ियां जापान की यूज़ की जाती हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया में अपनी बनी हुई गाड़ियां, तीसरे नंबर पर कोरिया की, और यूरोप की तो मात्र 2.8% गाड़ियां ही यूज़ की जाती हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि जापान की कौन सी कंपनी है, तो मेरे देश में जापान की ही जो मारुति सुजुकी है, उसमें जो सुजुकी है वो जापानी कंपनी है। ऐसे ही जो टोयोटा है वो जापानी कंपनी है। ऐसे में इन दोनों की जो गाड़ियां हैं ये भारत में बहुत बिकती हैं। ऐसे में स्थिति बड़ी बनकर के ये आती है कि कहां पर यूरोपियन कंपनियां चूक जाती हैं कि इतने बड़े मार्केट में 2% स्टेक ही ले पाती हैं। पहला है, कहते हैं कि ये लोग अपनी रणनीति बनाने में चूक जाते हैं। कैसे? ये अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ऊपर रखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन ऊपर रखते हैं तो भारत का ग्राहक उस चीज को पसंद नहीं करता। भारत के ग्राहकों की प्राथमिकता नहीं पहचानते। भारत के ग्राहकों की प्राथमिकता क्या है? भारत का अधिकतम मार्केट वो है जो अभी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2 से 4 व्हीलर शिफ्ट होते समय वो अभी 2 व्हीलर की किफायत में ही 4 व्हीलर चलते हुए देखना चाहता है। आज भी बहुत सारे हमारे मित्र जब गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो उनकी प्राथमिकता होती है कि गाड़ी की माइलेज क्या है। वो सिक्योरिटी से ऊपर माइलेज को प्रेफरेंस देते हैं। वो देखते हैं कि अगर गाड़ी में 4 लोग बैठकर जाएंगे तो ये बाइक से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। अगर कोई मोटरसाइकिल 100 रुपए में 60 लीटर चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है, तो फिर वो ये तलाशते हैं कि कोई कार अगर 4 सवारियों को लेकर चले, एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से जा रहा है, 4 आदमी अगर 4 मोटरसाइकिल से जाते,
400 रुपए में कितना गाड़ी चल सकती है, इस आधार पर लोग गाड़ी शेयर करके पूलिंग करके चलते हैं। और यही कारण है कि भारत में मारुति की गाड़ियां बम्पर बिकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी माइलेज बहुत है। भले ही सिक्योरिटी पैमाने पर ये जीरो ग्रेडिंग पाती हों, लेकिन इनको इसलिए प्राथमिकता से खरीदा जाता है कि एक तो किफायती होती हैं और साथ में जो बाइक से कार में जा रहा है उसे बाइक का ही अनुभव देती हैं कि बस डब्बे में बंद हैं लेकिन उनको सब चीजें मिल रही हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि भारत के अंदर वर्तमान में लोगों की सोच में बदलाव तो आया है। यूरोपियन कंपनी जो है वो इस बात को भुनाने में बहुत नाकामयाब रही हैं। मतलब जो टू व्हीलर से कार में आया उनकी प्राथमिकता अलग है, और कार से जो कार में अपग्रेड कर रहा है, जो सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं, लोगों को यह बताने में नाकामयाब रही कि हम सिक्योरिटी के लिए ही जाने जाते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है इनके मार्जिन बड़े हाई हैं। गाड़ियां बहुत महंगी आती हैं। यूरोपियन गाड़ी की जो कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो बहुत महंगी आती हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? आप सोचिए कि इंडिया में हाल ही में महिंद्रा ने कुछ गाड़ियां उतारी, जैसे XUV उतारी या फिर स्कॉर्पियो का नया वर्जन जो उतारा, उसमें जो तारीफें की गई गाड़ी की वो इस तरह से थी कि इस गाड़ी में वो फीचर्स डाल दिए गए हैं जो 60 लाख की यूरोपियन गाड़ी में आते हैं। 20-22 लाख में उन्होंने 60 लाख वाले फीचर डाल दिए। अब आपके फीचर्स इतने महंगे हैं तो ये भारतीय लोगों के लिए भी अपने आप में कंपैरिजन का तरीका बन जाता है। जैसे एप्पल के फीचर दिखाकर चाइनीज मोबाइल बिकने शुरू हुए थे, ऐसे ही यूरोपियन कंपनियों के फीचर दिखाकर कि ये फीचर ऑडी में भी नहीं आता है, ये फीचर BMW में भी नहीं आता है, मर्सिडीज में भी नहीं आता है, ये इस गाड़ी में आता है। तो इस चक्कर में लोग उस फीचर को सस्ते दामों में पाकर बड़े खुश होकर उसे ले लेते हैं। दूसरा, दूसरे देशों में चलने वाली गाड़ी पावर्स के लिए जानी जाती है कि उनके इंजन की दक्षता क्या है, लेकिन उस पावर के साथ साथ वो माइलेज पर फोकस ही नहीं करते। इंडिया में माइलेज बहुत बड़ी चीज है। तीसरा चीज, चूंकि वो कंपनी बहुत महंगा सिस्टम लेकर चलती हैं, ऐसे में उनके सर्विस सेंटर सब जगह नहीं मिलते। अगर किसी गांव देहात में कोई आदमी यूरोपियन गाड़ी खरीद भी ले तो उसे पता चल रहा है सर्विस कराने के लिए किसी सिटी सेंटर पर जाना पड़ रहा है। वहीं महिंद्रा हुआ या फिर ये आपके हुंडई हुई या फिर मारुति हुई, ये गांव देहात के कारीगर भी इनको सुधार दे रहे हैं कि आइए हम ही सुधार देंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ यूरोपियन गाड़ी भारत के टैक्स का भी बहुत बड़ा नुकसान भुगतती हैं। भारत में अगर टैक्सेशन, भारत अगर मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ कर ले तो ये समझकर चलिए कि जो गाड़ी आज 84 लाख की आती है वो टैक्सेशन हटने के बाद या कहिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद मात्र 52 लाख की आने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि बाहर की जो गाड़ियां भारत में इतनी महंगी आ रही हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण विदेशियों के साथ भारत का वो सौतेला व्यवहार भी है जिसमें हमने टैक्सेशन लाद रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ तो प्राइस खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी किफायती ना होना, सर्विस सेंटर का ना होना, भारत के हिसाब से माइलेज का ध्यान ना रखना, ये वो बड़े कारण बनते हैं जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। साथ ही साथ यहां की जो आवश्यकता है, भारत के बाजार की आवश्यकता, उसे भी ये कंपनियां फॉलो नहीं कर पाती। जैसे मेरे पास खुद के पास फोर्ड की एक गाड़ी थी। उस गाड़ी के केस में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हमारे गांवों में जब चलते हैं तो गड्ढे कहां कितने बड़े होंगे नहीं पता है, अचानक कौन सा ब्रेकर आ जाएगा नहीं पता है, किस बाहुबली ने अपने घर के सामने कितना बड़ा ब्रेकर बना लिया ये तो उसके स्टेटस का परिचय है। और मेरी गाड़ी ऐसे में इंजन फटा फटा करके कई बार काफी नुकसान करा चुकी। इसी के चलते भारत में SUV का क्रेज बढ़ा कि साहब गाड़ियां ऊंची होनी चाहिए ताकि वो ग्राउंड टच ना हो। यूरोपियन गाड़ियां इस बात को समझना ही भूल जाती हैं क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह का है कि गाड़ियों के लिए रोड बड़े सटीक हैं। अचानक कोई भी ब्रेकर नहीं आ जाएगा क्योंकि ब्रेकर नियम से बनते हैं, यहां ताकत से बनते हैं। इसी के चलते भारत के अंदर यूरोपियंस को यह समझने में भी दिक्कत आई कि यहां का मार्केट क्या है, अर्थात उपभोक्ताओं की प्राथमिकता नहीं समझी गई। तमाम प्रकार की फैसिलिटीज के बावजूद भी यूरोपियन गाड़ियों को ना खरीदने के पीछे बड़ा कारण है कि उन्हें भारत की सड़कों की समझ नहीं है और भारत में वो ये सोचकर चलते हैं कि हमारा तो नाम ही काफी है। जैसे वास्तविकता भी है, आज भी भारत में बहुत सारे गाने लैम्बोर्गिनी पर बने हुए हैं, बहुत से गाने फोर्ड के ऊपर बने हुए हैं। ऐसे गाने जब बनते हैं तो उन्हें पता है कि हमारा तो अपना मार्केट ही तगड़ा है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिखता है तो बिकता है। भारत में उनकी मार्केटिंग बहुत ही कम होती है और यही कारण है कि आप अपने आसपास के विज्ञापनों में कभी शाहरुख खान को हुंडई की गाड़ी चलाते हुए देख सकते हैं
तो फिर कहीं पर घूमती हुई आपको स्कॉर्पियो का विज्ञापन दिख जाएगा, लेकिन आपको BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनका विज्ञापन नहीं दिखेगा। इसके ऊपर में ये लोग ये कहते हैं कि हम ऐसे कस्टमर्स के लिए हैं ही नहीं जो हमारी गाड़ी देखकर खरीदें, हम तो टेस्ट से खरीदवाना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते यूरोपियन कार निर्माताओं को भारत में बहुत कुछ फोकस करने की आवश्यकता है। खैर, भारत के अंदर वर्तमान में बेस्ट सेलर कार के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर टाटा की पंच चल रही है जून 2024 में। उसके बाद हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी अर्टिगो, ये तमाम वो गाड़ियां हैं। लेकिन अगर नंबर से देखें तो मारुति का नंबर यहां पर कितना बड़ा है ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया में भारत चौथा बड़ा मार्केट है जिसके अंदर भारत मतलब दुनिया के अंदर मार्केट के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये वो कारण थे जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कारण है कि भारत के अंदर ये यूरोपियन गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। ये एक रिसर्च थी जिसके ऊपर लोग चर्चाएं कर रहे थे कि यूरोप क्यों नहीं हो सकता, तो यूरोप के लिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ठीक है साहब, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस